तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8वीं का गणित का पार्ट 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको पढ़ेंगे। यह इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय वाला वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग प्रश्नावली को नहीं बनाएंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग पाठ को अच्छे से समझेंगे। और ये जो पाठ है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये समीकरण रहने वाली है। इसको हल कैसे करते हैं ये भी हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि पाठ का जो आपका नाम है क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ें जो है जान लेना जरूरी है। पहला चीज़ है व्यंजक। क्या है? व्यंजक, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। और दूसरी चीज आपको जान लेना है समीकरण क्या होता है। समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको जान लेना जरूरी है। उसके बाद ही आपको जो है पाठ का टॉपिक समझ में आएगा। और यही दोनों चीज़ें मैं इतना ही अब बता के मैं आपको जो है इस पाठ को ख़त्म करूँगा। और इसको हल कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है इसमें क्या है कि बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। तो बच्चों बीजीय व्यंजक होता क्या है? आप पढ़े होंगे अलजेब्रा के जोड़, अलजेब्रा के घटाव। ठीक है ना, उसी में आता है बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखो बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो इसका हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में परिभाषा टाइप से। क्या लिखेंगे? बीजीय व्यंजक लिखेंगे, बीजीय इसको लिखेंगे बीजीय व्यंजक गणित में बीजीय व्यंजक गणित में संख्याओं कोमा चर गणितीय संक्रिया यानी कि लिख दो संक्रियाओं का समूह है। ठीक है बच्चों, समझो मैंने क्या लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा कि बीजीय व्यंजक यानी कि जो हम लोग बीजीय व्यंजक पढ़ने वाले हैं, बीजीय व्यंजक गणित में संख्याओं, चर और संक्रियाओं का समूह है। तो बीजीय व्यंजक जो है वो क्या है, किसका समूह है? तो बीजीय व्यंजक तीन चीज़ों का समूह है। किसका? तीन चीज़ों का। पहला जो है वो है संख्याओं का। ठीक है, संख्याओं का। दूसरा जो है किसका है? चर का। तीसरा जो है किसका है? संक्रिया का। ठीक है बच्चों, समझो। संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर, चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल, और संक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो है व्यंजक होता है बीजीय व्यंजक, वो तीन चीज का ही समूह होता है। कौन कौन का? संख्या यानी कि कोई भी संख्या ले लो आप, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आगे बढ़ते जाओ, कोई भी संख्या ले लो। उसके बाद चर जो है वो वेरिएबल होता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है ना, ऐसे मतलब कि ABCD में कहीं रहेगा कोई एक। उसके बाद संक्रिया क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब क्या है? संक्रिया में शामिल आते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ तक समझ गए कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें कि तीनों समूह होते हैं, जिसमें संख्या हो, चर हो और संक्रिया हो। तो देखो जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। बीजीय व्यंजक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखो पहला क्या है? संख्या, तो मैंने मान लिया 2, चर में से कोई ले लिया x, और प्लस है तो माइनस भी लगा सकते हैं ऊपर।
तो क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने ले लिया 5x + 2, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। मैंने ले लिया 6y + 5x - 2y, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। तो पहला चीज़ हम लोग ने समझ लिया बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। उसके बाद हम लोग को जो है दूसरा चीज़ समझने को है समीकरण। क्या समझने को है बच्चों, समीकरण। समीकरण समीकरण को मैंने बताया था आपको, अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर जिस तरह से बीजीय व्यंजक में संख्या आती है, चर आती है और संक्रिया आती है, तीनों आती है, ठीक है। समीकरण में भी तीनों आएगा, लेकिन बस एक चीज़ का फर्क रहेगा। क्या चीज़ रहेगा उसको मैं लिख देता हूँ कि समीकरण में मेन इसमें हटा देता हूँ। समीकरण क्या लिखूंगा इसको, समीकरण गणित में संख्याओं कोमा चर कोमा संक्रिया का समूह है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया था, वो बीजीय व्यंजन में क्या लिखवाया था, बीजीय व्यंजक में कि गणित में बीजीय व्यंजक गणित में संख्याओं, चर और संक्रियाओं का समूह है। तो मैंने भी इसमें जस्ट लिखवा दिया कि समीकरण गणित में संख्याओं, चर और संक्रिया का समूह है। आगे इसमें क्या डिफरेंट रहेगा उससे देखो, क्या डिफरेंट रहेगा इसमें, नोट करके लिखना है। इसमें बराबर, जिसको बोलते हैं समता, क्या बोलते हैं, समता का चिन्ह होता है। क्या चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x + 5 = 10 लिख दिया हमने। कितना लिख दिया, 10 लिख दिया। तो अगर हमने यहाँ तक केवल लिखा रहता कि 2x + 5, तो क्या होता बच्चों, ये होता बीजीय व्यंजक। क्या होता, बीजीय व्यंजक। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें बराबर भी है उसको बोलेंगे समीकरण। तो बच्चों आप लोग याद ये रखना कि समीकरण में बराबर चिन्ह होता ही होता है। जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है वो बीजीय व्यंजक है, समीकरण नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो आगे समझते हैं। अब देखो ये रहा समीकरण की बात, लेकिन हमारा पाठ जो है क्या है, क्या बोलता है पाठ हमारा पाठ जो है बोलता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया समीकरण के बारे में, चर भी बता दिया, चर x y z होते हैं ABCD में के, ठीक है, चर बता दिया। अब ये रैखिक समझ में नहीं आ रहा है आपको ना, तो रैखिक के बारे में भी मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो देखो समीकरण पर वापस आ गया। यहाँ पे देखो क्या बोलता है रैखिक समीकरण। समीकरण जो है वो कई प्रकार के होते हैं। समीकरण जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रैखिक समीकरण हो गया, जैसे कि द्विघात समीकरण हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो यही सब इसके प्रकार हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। इस पाठ में हम लोग को केवल रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, लेकिन तीनों के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखो रैखिक समीकरण क्या होता है, मैनली जो तीनों हैं समीकरण के ही भाग हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, देखो यहाँ पे क्या है समझ लो आप, एक लाइन में समझो, बात क्लियर। जैसे मैंने ये समीकरण यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसी को हम लोग अच्छे से समझते हैं, इसी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। चलो समझते हैं, इसी को एक साइड में कर लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। हाँ तो देखो बच्चों,
यहाँ पे क्या है कि ए हो गया 2x, ए हो गया 5, ए हो गया 10, ए हो गया इक्वल टू, तो बराबर के लेफ्ट साइड को बोलते हैं LHS, क्लियर है, और बराबर के राइट साइड को बोलते हैं RHS, ठीक है। और दूसरी बात, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण होता क्या है? तो बच्चों x के पावर है कितना दिया है? 1 दिया है। कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 छुपा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 100। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। आप कहोगे कि ये भी समीकरण है। हाँ भाई, क्यों समीकरण है? क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और बीजीय व्यंजक इसमें है। लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 6y क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस के 40 इक्वल टू 580। तो इसमें क्या फ़र्क है? इसमें देखो, सबसे ज़्यादा कितना पावर है? 3 है, उससे कम कितना है? 2 है, उससे कम कितना है? यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी समीकरण में सबसे ज़्यादा जितना भी पावर रहेगा और अधिकतम घात को, यानी कि मैक्सिमम जिसका पावर ज़्यादा रहेगा, उसी को हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि वो घात मान लेते हैं। तो इस समीकरण में सबसे ज़्यादा कितना है? 3 है पावर। इस समीकरण में कितना ज़्यादा पावर है? 2 पावर है। इस समीकरण में कितना ज़्यादा पावर है? 1 पावर है। तो 1 पावर जिसका रहता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसका पावर 2 रहता है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, और जिसका पावर 3 रहता है उसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है। इस वीडियो में क्या आपको पढ़ना था, ये चीज़ मैंने आपको समझाया। वापस से मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ और इसको अच्छे से समझा लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दो, कितने इसमें शब्द दिए हैं? एक चर वाले, ये हो गया। इसमें दूसरा चीज है रैखिक, और तीसरा क्या है? समीकरण। मैं आपको चर बता चुका हूं, रैखिक के बारे में बता चुका हूं, और समीकरण के बारे में भी बता चुका हूं। अब चलो इसको अच्छे से समझते हैं। एक चर वाले, एक चर, ठीक है। उसके बाद है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, एक चर किसको बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये हो गया एक चर वाला। और रैखिक उसको बोलेंगे जिसका पावर 1 हो, इसका पावर 1 हो। तो इस पाठ में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं जो कि एक चर वाला हो, जिसमें x हो या फिर y हो, कोई एक हो, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, यानी कि एक ही चर रहेगा, ठीक है। और रैखिक का कहने का मतलब पावर 1 रहेगा। तो इसमें हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो उसका जो है पावर 1 ही रहेगा, छुपा हुआ 1 ही रहेगा। और दूसरी बात, जिसमें अगर हम लोग x है तो केवल x ही ले सकते हैं, y है तो केवल y ही ले सकते हैं, मतलब कि केवल कोई एक ही चर रहेगा। x हो, y हो, z हो, u हो, v हो, t हो, कोई भी हो, a से लेके z तक कोई भी हो, कोई केवल एक ही रहेगा। भले x जो रहेगा 5 बार लिखा रहेगा, लेकिन केवल x तो एक ही चीज़ है ना, y तो नहीं आ रहा है उसमें ना। उसी तरह से अब देखो, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 2y इक्वल टू 5, मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा 2x प्लस 40x प्लस 7 इक्वल टू 80 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया 10u प्लस 25u इक्वल टू 80 लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रैखिक समीकरण कौन है, तो आप क्या बताओगे? रैखिक समीकरण यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन है, तो आप ध्यान दो, एक चर यानी कि जिसमें केवल x हो या फिर y हो, ठीक है। तो इसमें x भी है, इसमें y भी है, तो यानी कि a तो नहीं होगा।
इसमें x है, इसमें x है, ठीक है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, यानी कि कोई एक रहेगा, एक जाति के रहेगा। आगे बोला है रैखिक समीकरण, यानी कि पावर एक हो, तो इसका पावर एक छुपा है, इसका भी पावर एक छुपा है, इसका भी पावर एक छुपा है, यानी कि जो दूसरा है और तीसरा है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन पहला एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब सीखते हैं कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है, समीकरण को हल कैसे करें। तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है कि समीकरण को हल कैसे करें, समीकरण को हल कैसे करें। चलो समझते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया समीकरण का, एक समीकरण मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2x - 3 लिख लेता हूँ। 2x - 3 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ x + के 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें x है मानी कि एक जाति वाला है, और दूसरा बात जो है पावर एक छुपा है, किसी का 2 नहीं है 3 नहीं है, तो यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसमें मैंने आपको बताया था कि बायां साइड वालों को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड वाले बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, बीच वाले को बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है। तो जो मैंने आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया था वो चीज़ तो आपको भूलना ही नहीं है, याद रखने का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करने की और आगे समझते हैं कैसे सोल्व करने का है। देखो आपको जो है समीकरण इस तरह से मिल सकता है क्वेश्चन में बनाने के लिए। आपको करना क्या है, जाति वालों को एक साइड करना है और बिना जाति वाले को एक साइड कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 2x लिखा है, यानी कि कोई भी संख्या है x के साथ जुड़ा है। यहाँ कोई सा संख्या है इधर नहीं है, बराबर इस साइड चले जाते हैं तो यहाँ देखो x है, x के सामने क्या छुपा है, एक छुपा है, एक दो अलग है। तो हम लोग ने क्या किया कि जितने भी x वाले हैं एक साइड कर लिया, तो 2x के 2x हमने लिख दिया। x को अगर हम लोग बराबर से इस साइड लाएंगे तो माइनस में x आ जाएगा, बराबर के चिन्ह दे देंगे। फिर 2 है तो 2 लिख लिए, और इधर माइनस के 3 है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, अगर किसी जाति वाले संख्या को एक साइड करते हैं तो उसको बोलते हैं पक्षांतर। क्या बोलते हैं? पक्षांतर बोलते हैं, पक्षांतर। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप लिखो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, और इसमें जोड़ना है। देखो हमने x को इधर से उधर किया ना, तो इसको बोल देंगे x का पक्षांतर करने पर, ठीक है। पक्षांतर इसी को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2x में से एक x घट जाएगा तो केवल एक क्यों x बचेगा ना, और इधर 2 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो गया हमारा समीकरण का सॉल्यूशन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है, जो भी जिसके रूप में समीकरण दिया हो, x के रूप में दिया हो, y के रूप में दिया हो, या फिर z के रूप में दिया हो। यहाँ तक आप क्लियर हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया पहला टाइप, और दूसरा जो टाइप है, जो दूसरा टाइप का आपको सवाल पूछा जा सकता है, उसको भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। चलो समझो। तो बच्चों हमने जो है दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा जो है एग्जाम्पल हमने क्या लिया, चलो मान लेता हूँ 5x + 7/2, ठीक है, बराबर 3/2x - 14, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। देखो बच्चों, अगर आपको सॉल्यूशन जो है इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन करने का है, तो आपको सबसे पहली बात आपको मालूम होगा कि x वाले पक्ष को एक साइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ करते हैं,
गुना भाग जो भी रहे करते हैं। लेकिन अगर बट्टा के रूप में रहे तो आप इतना प्रयास करना कि जो बट्टा के रूप में है उसको तोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ बच्चों, ये 2 जो है बट्टा में, इसको कैसे हटाया जाए? अगर हम लोग यहाँ इसको 2 से गुना कर दें तो 2 एकम 2 कट जाएगा ना ऐसे। तो इसी तरह से हम लोग मान के चलते हैं, दोनों तरफ गुना कर लेते हैं। इधर भी गुना कर लेंगे, इधर भी गुना कर लेंगे, इधर भी गुना कर लेंगे। तो लिखते हैं कि दोनों तरफ 2 से गुना करने में क्या आएगा? तो 2 × 5x + 7/2 = 2 × 3/2x - 14। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो 5 दूना के 10 x हो गया, प्लस 7/2 गुने के 2 हो जाएगा, बराबर 2 गुने के 3/2 x हो जाएगा, फिर -2 14 दूना के 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 से हम लोग 2 को काट दिए, इस 2 से हम लोग इस 2 को काट दिए, तो क्या बचा इधर? 10x + के 7 = इधर बचा 3x - के 28। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जो भी x है एक साइड कर लेते हैं, बाकी संख्या को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि संख्याओं का हम लोग लिखेंगे x का पक्षांतर करने पे क्या लिखेंगे? x का पक्षांतर करने पर। तो देखो 10x इधर था, उधर से इधर ला लिए 3 को, तो -3x हो जाएगा, फिर बराबर इधर है -28, 7 उधर जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा? -7। उसके बाद हम लोग इसको इस साइड में समझते हैं, बराबर देके लिख देता हूँ, कितना है? 10x - के 3x = -के 28 - के 7। तो देखो 10x में से 3x घटाएंगे तो 7x बचेगा, बराबर -27 में -7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -के 35 हो जाएगा। फिर अगर इधर गुना में 7 है, जो 7 है वो x के साथ ऐसे गुना में है, तो इधर कितना है? -के 35 है, तो x को इधर छोड़ देते हैं, और माइनस ऊपर 35 है, बट्टा में इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7 से 5 बार में कट जाएगा 5, और माइनस के रहेगा तो माइनस बचा ही रहेगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? -के 5 हो गया। ठीक है, बस यही हमको समझाना था। उसके बाद तीसरा चीज़ हमको क्या यहाँ पे समझाना है? समीकरण को सरल करना। लिख देता हूँ तीसरा एग्जाम्पल क्या समझाना था। समीकरण को सरल यानी कि आसान कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने तीसरा जो एग्जाम्पल लिया, मैं लेता हूँ 6x + 1/3 ले लिया, फिर +1 ले लिया अलग से, फिर बराबर x - के 3 में ले लिया 6। तो इसमें आप कैसे करोगे? तो देखो बट्टा वाला जो है उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो ज़्यादा रहेगा, अधिकतम रहेगा, उसी से इसको गुना कर लेना होगा आपको। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 6 से गुना करने पर तो क्या होगा? 6 से गुना कर देंगे 6x + 1 डिवाइडेड बाई 3 से, फिर +1 को गुना कर देंगे 6 से, फिर बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा बच्चों?
इस साइड क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, देखो 6 से 6 कट गया और 3 से 6 कट गया 2 बार में, तो गुना करने पर इस क्या मिलेगा 6 दूना के 12x प्लस के 2 प्लस के 6 कम 6 बराबर x माइनस के 3 आया। अब देखो पक्षांतर कर देंगे तो x वाला यहाँ हो गया 1, x वाला हो गया यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, एक साइड कर लेते हैं, तो 12x उधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा x, फिर बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस के 3 है, 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 2, फिर हो जाएगा माइनस के 6 बराबर कितना आया इधर यहाँ पे लिख लेते हैं, आया कि बराबर 12x माइनस के x बराबर माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 6। 12x में से एक को एक घटाए तो बचा 11x। फिर अब देखो सब माइनस किया तो जोड़ देते हैं, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 माइनस के 11 हो जाएगा, 11 से 11 कट गया तो माइनस 1 आया आंसर, यानी कि x बराबर माइनस के 1, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ तो हम लोग x का मान निकाल लिए और जांच करने का तरीका समझो, जांच कैसे करते हैं। अगर आपको इसी समय को उनको जांच करने के लिए बोल दे, मान जो आप निकाले हैं उसको तो आप सरल कर लिए, आसान कर लिए, लेकिन आप इसको क्या है जांच करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, तो जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच करते हैं, इसको जांच करते हैं, समीकरण को जांच करना, समीकरण को जांच करना कैसे करना है। देखो जो x के वैल्यू है जो स्टार्टिंग में दिया था समीकरण, उसमें आपको x का मान रख देने का है। जैसे यहाँ दिया था x का मान तो यहाँ रख देंगे, यहाँ दिया है तो यहाँ रख लेंगे। समीकरण क्या दिया था उसको लिख लेते हैं। पहले दिया था 6x प्लस 1, दिया था 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस के 1 इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, जो कि x का मान कितना है माइनस के 1 निकल के आया है, तो इसको रख लेते हैं इसमें 6 गुने माइनस के 1 प्लस के 1 बटे में 3 प्लस 1 बराबर माइनस के 1, फिर क्या है माइनस है, फिर है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो 6 को माइनस 1 से गुना करते हैं तो माइनस के 6 आ जाएगा, ऊपर कितना है प्लस का 1 है, बटा में कितना है 3 है, प्लस के 1 है बराबर माइनस के 1 माइनस के 3 बटे 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस के 5 बचेगा, माइनस का 5 बटे 3 माइनस का 5 बटे 3 प्लस के 1 आ गया, बराबर के साइड हो गया माइनस के 4 बटे 6 आ गया, माइनस के 4 बटे 6 हो गया। अब इस साइड हम लोग बनाते हैं इसको, बराबर के लेफ्ट साइड कितना आ गया माइनस के 5 बटे 3 प्लस के 1 बराबर के इस साइड आ गया माइनस के 4 बटे 6। तो देखो इसको बटा में 1 लेते हैं और बटा के जोड़ बना लेते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, माइनस के 5 आ गया यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर कितना है माइनस के 4 बटे 6। अब देखो माइनस के 5 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, फिर बट्टा में 3 आ जाएगा, इधर कितना है 4 बटे में 6। अब देखो 4 काटेंगे 2 से तो 2 बार में कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि माइनस के 2 बटे 3 बराबर माइनस के 2 बटे 3 आया, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। तो यही हो गया प्रूफ, क्या हो गया बच्चों प्रूफ हो गया, यानी कि हम लोग जो x का मान निकाला है -1 वो सत्य है। तो चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे।